मेरे हिसाब से सेक्शन 110 पूरा कर लिया था, करेक्ट। अब दो मेथड्स ऑफ नरेश प्रजापति डिसीजन मेकिंग खत्म कर दी। मित्र तू भी आ जा, आ गई। किंजल, दो मेथड्स कौन सी? एक मीटिंग वाली मेथड, जहां मेंबर्स मौजूद होंगे, यू विल बी कन्वीनिंग अ जनरल मीटिंग बाय गिविंग 21 क्लियर डेज नोटिस। अगर जरूरत पड़ी तो साथ में यू विल बी गिविंग एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। फिर नोटिस देने के बाद देयर वुड बी अ जनरल मीटिंग। कोरम आपने देखी, कोरम मौजूद है। चेयरपर्सन आपने देखा, वो भी मौजूद है। प्रॉक्सी फॉर्म्स इंस्पेक्ट करवाने थे तो करवा दिए, सब कुछ अप टू दी मार्क चल रहा है। किसी के वोटिंग राइट्स रोकने थे तो वो भी अपन ने कृतिका पाटीदार रोक दिए। फिर फाइनली बात आई किस पर, कि वोट्स देने हैं हमें। तो जब तक ई वोटिंग अप्लीकेबल नहीं हो तब तक इट इज ऑलवेज बाय शो ऑफ हैंड्स, तो शो ऑफ हैंड से वोट करवा दिया। ठीक है साहब, ये करवा दिया। उसके बाद अपन दूसरी कहानी बढ़े तो अपन ने कहा अगर पोल डिमांड हो तो शो ऑफ हैंड्स के पहले पोल कर सकते हैं, अदरवाइज दो बाद में तो दो केसेस में हो सकते हैं, डिमांड होने पर भी और चेयरपर्सन को खूब लगे ठीक तो भी। ठीक है, पोस्टल बैलेट वोटिंग थ्रू ई मीन्स अप्लीकेबल है तो वोटिंग थ्रू ई मीन्स से निर्णय ले लिया। ठीक, पर ये तो एक तरीका था निर्णय लेने का, पर देर इज अ वन मोर मेथड मिलन डांगी, दैट इज पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट की खासियत है कि आपको यहां पर मीटिंग्स नहीं रखना है। क्या नहीं रखना? मीटिंग्स नहीं रखना है आपको। फिर मैं और आगे बढ़ा तो मामला कहां पहुंच गया कि साहब पोस्टल बैलेट से तीन तरह के मामलों को अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक जो पोस्टल बैलेट से कभी हो ही नहीं सकते, कार्तिक यादव पवार। एक जो पोस्टल बैलेट से कभी हो नहीं सकते। दूसरे जो सिर्फ पोस्टल बैलेट से ही हो सकते हैं, जो पहले और दूसरी कैटेगरी में नहीं आता तो डायरेक्ट थर्ड कैटेगरी में जाता है। किस में जाता है चौधरी जी? थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी क्या कहती है कि चाहो तो पोस्टल बैलेट से भी कर लो और चाहो तो जनरल मीटिंग से भी कर लो, ये तुम्हारी चॉइस है। ठीक, अब वो मामले भी अपन ने पढ़ लिए जो सिर्फ किससे होंगे, जो सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना है कि दे विल बी डन ओनली बाय जनरल मीटिंग। ठीक है, तो ये कौन से मामले अपन ने देखे, जिसमें पहला तो अपन ने कहा कि जहां अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो तो आपको जनरल मीटिंग से ही करने पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं है। इसके अलावा एक और जो ऑर्डिनरी बिजनेस है जो सिर्फ एजीएम में होते हैं, वो आप पोस्टल बैलेट से नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा कहना है कि अपन ने 10 मामले देख लिए। कितने मामले? अब इन 10 मामलों में अपन ने लाइन से पढ़ने की कोशिश की कि कौन से मामले जो है सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट से ही होंगे। ये 10 मामले करेक्ट है, सिवाय उस कंपनी के जिसमें मेंबर्स की संख्या 200 या उससे कम है, या फिर ओबीसी है तो बात अलग है। ठीक है, अदरवाइज तो ये मामले सिर्फ पोस्टल बैलेट से होंगे। फिर मैंने कहा कि ये मामले जो 10 है ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आया कि आपके द्वारा अपने ऑब्जेक्ट लॉज में चेंज किया जा रहा है। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है तो फिर अगर वो अपने मेन ऑब्जेक्ट में चेंज कर रही है तो। दूसरा, अगर प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू प्राइवेट आर्टिकल में चेंज करके। तीसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस एक सिटी से दूसरी सिटी। चौथा, अगर मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है 13 सबसेक्शन 8 के अंतर्गत ऑब्जेक्ट चेंज किया जा रहा है। पांचवा, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट। फिर छठा, मेरा कहना है कि आपके द्वारा जो है 48 के अंतर्गत शेयर होल्डर्स के राइट्स का वेरिएशन किया जा रहा है। फिर 7वें पे पहुंच गई बात, बायबैक। 8वां, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। 9वां 180 1A, सेल अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग। और आखिरी, दैट इज टू ग्रांट लोन, गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी। बरोबर है 186 सबसेक्शन 3। ये 10 मामले अपने को धीरे धीरे कर लेना है। बरोबर तनिष्का, बरोबर ना? ठीक है बेटी,
फिर आगे बढ़े और तो प्रोसीजर क्या होगा पोस्टल बैलेट का, तो मैंने कहा सबसे पहले पोस्टल बैलेट भेजना पड़ेगा। करेक्ट, कैसे भेज सकते हैं, तो मैंने तरीके बता दिए थे कि एंजल एक बॉक्स बना हुआ था शुरुआत में सेक्शन 101 के साथ, तो मैंने कह दिया कि आप कैसे भेज सकते हो, तो मैंने कहा रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, ईमेल से और कुरियर से, 4 तरीके हैं। आप जैसे ही आपने भेजा आपको एडवर्टीजमेंट डालना है 2 अखबारों में, करेक्ट है। उसके बाद क्या आपको लिखना है वो भी बातचीत हुई एडवर्टीजमेंट में कि साहब किस दिन से कमेंस होगा, किस दिन ई वोटिंग खत्म होगी, किस दिन हमने डिस्पैच कर दिए हैं, किस व्यक्ति से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो अगर ग्रीवियंसेस है तो, अगर पोस्टल बैलेट आपको नहीं मिला तो आप डुप्लीकेट पोस्टल बैलेट कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, ये सारी कहानी। एक बात और बोली कि अगर बियॉन्ड द पीरियड अगर आप करोगे तो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। इट शैल बी होस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, करेक्ट, यहां तक भी बात हो गई, इफ एनी। फिर आगे बढ़े और तो अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटनाइजर का प्रोविजन आया। स्क्रूटनाइजर के अपॉइंटमेंट में हमने कहा CS CMA का अपॉइंटमेंट हो या एडवोकेट का या एनी अदर पर्सन नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, बरोबर। उसके बाद उसकी रिटर्न कंसेंट के साथ ये व्यक्ति अब क्या करेगा, सारे के सारे पोस्टल बैलेट्स पर अपनी रिपोर्ट देगा विद इन 7 days, बरोबर, टू द चेयरपर्सन हु शैल काउंटर साइन दी सेम। वो खुद ही इसे डिक्लेयर कर दे या उसका अथोराइज पर्सन कर दे, फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहां पर ध्यान रखिएगा एक ही व्यक्ति स्क्रूटनाइजर के रूप में अपॉइंट होता है, जबकि पोल में और वोटिंग थ्रू ई मींस से एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर अपने और आगे बात की तो मैंने कहा कि पोस्टल बैलेट का रिजल्ट किस दिन का रिजल्ट माना जाएगा, जिस दिन लास्ट ड्यू डेट थी उस दिन का। रिसेशन कैसे कर पाएंगे वो भी बता दिया, वैसे पोस्टल बैलेट से करना है। क्या मॉडिफिकेशन संभव है, मैंने कहा नहीं हो पाएगा। और कोई बात इसके अलावा, रिसाइडिंग ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है, कैंसिल उसी से होगा। कोई और बात, बस कोई हेडिंग लिखवाई आगे। हाँ, वो सारे पॉइंट्स आपको लिखने को बोले थे जो आज ये पेज खाली है। खाली है ना पेज, गर्व की बात है, क्यों बता रहे हैं अपन तो। नहीं सर, आपकी बात को खरा तो उतरना है ना हमको, कैसी बात कर दी। हाँ, अरे नवीन परमार कहाँ चला गया, अच्छा जगह बदल गई ना आज दोस्त, ठीक है। चलिए कुछ दिन और, सुबह जा रही है ये बैच, तो किसने बोला, कोई बोला क्या कि 5 से छुट्टी है, किसने कहा। होली 4 को है, तो जब से होली है तब से छुट्टी है, ठीक है। अभी मेरे को भी पता नहीं एग्जैक्टली, मैं तो अंदाज से बोल रहा हूं भाई, मेरे को थोड़ी पता एग्जैक्टली। पर होली से रंग पंचमी तक की छुट्टी है बेटा, 5 ही दिन होते हैं, और 5 में से भी 2 दिन तो एक्का मह के हैं और एक रंग पंचमी की है, तो 3 दिन, ठीक है। क्योंकि 2 दिन तो वैसे भी छुट्टी रखनी पड़ेगी, होली के दिन और रंग पंचमी के दिन तुम्हारी। दिसंबर वालों की है, जून वालों की है क्लासेस, दोनों दिन रहेगी। कोमल पाटीदार, देखना बेटी अब, प्रिया पटेल, दीक्षा गोस्वामी, युवराज सिंह सोलंकी, माही ताम्रकार, ऐश्वर्या खत्री फ्रॉम इंदौर, जानवी देतवाल फ्रॉम कोटा। देख बेटी, अगला पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं ध्यान से सुनना, बॉक्स में इसको कवर करना है अपने को, किसमें, बॉक्स में।
मैंने क्या कहा था कि जब जब पोस्टल बैलेट होता है तब तब किसी प्रकार की मीटिंग नहीं होती, किसी प्रकार की मीटिंग, पर मैंने लिखा था विद सर्टेन एक्सेप्शंस, जरा चेक करिएगा मैडम, विद सर्टेन एक्सेप्शन, ये बात लिखवाई थी शुरुआत में, लिखवाई थी बेटी, देखो एक बार, लिखी है ना? अब देखना, मैं जो बात बोल रहा हूं पहले समझ लो फिर लिखना। वैसे तो मैंने क्या कहा कि जिन कंपनियों पर वोटिंग थ्रू ई मीन्स अप्लीकेबल है, करेक्ट, उन्हें पोस्टल बैलेट के केस में भी ई वोटिंग फैसिलिटी देनी ही पड़ेगी, चॉइस नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका तो उनके पास ये हो गया कि पोस्टल बैलेट की जगह ई वोटिंग दे दे। एक और तरीका इनके पास अवेलेबल है, देखिएगा, कंपनी टू विच वोटिंग थ्रू ई मीन्स इज अप्लीकेबल, मतलब कौन सी कंपनी हुई यहां पर? ईशानवी मिश्रा, हाँ, वोटिंग थ्रू ई मीन्स बेटा किस पर अप्लीकेबल है? खड़े हो जाइए, बताइएगा एक बार। बेटी अब तो तू बहुत निराश कर रही है यार मेरे को यार, पर कोई कारण नहीं हो सकता ना ये, तो बताओ। तो ऐसा तो एक भी बच्चे को मैं जिससे पूछूंगा वो यही बात कहेगा मुझसे, सर कि मैंने रिवाइज ही नहीं किया, तो फिर मैं पूछ ही नहीं पाऊंगा प्रश्न। बैठ जाओ। कंपनी टू विच ई मीन्स इज अप्लीकेबल, मतलब एक कंपनी जिसमें 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स हैं, या जिस कंपनी की इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है, बरोबर है? मेरे हिसाब से लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज भी हो रहे हैं, हमारा हिसाब से नहीं, पर नहीं नहीं, in relation with matters for which postal ballot is mandatory, जिनके लिए पोस्टल बैलेट मैंडेटरी, मतलब कुछ कितने मुद्दे? 10 may hold जनरल मीटिंग एज वेल, में है, चॉइस है, मतलब आप समझो कि जहां पर अभी तक सिर्फ पोस्टल बैलेट था, अपन ने सिर्फ ई वोटिंग दी थी, क्या जनरल मीटिंग रखी थी? नहीं, अपन ने सिर्फ क्या दिया था? ई वोटिंग, बरोबर। अब वो कह रहा है कि पूरे 110 के मामलों को 108 की तरह ही ट्रांजैक्ट कर लो और खेल खत्म करो। किसकी तरह? 108, मतलब क्या करो? रिमोट ई वोटिंग भी दे दो और जनरल मीटिंग भी कर दो। आई बात समझ में? क्या आपके पास ये फैसिलिटी है, पर सिर्फ उस कंपनी के लिए जिस पर वोटिंग थ्रू ई मीन्स अप्लीकेबल, ठीक है दोस्त? हार्दिक पाटीदार फ्रॉम हरसोद, मित्रगण चले गए अब तुम्हारे, सार्थक कुमावत,
ठीक है, ये एक और बात है जो 110 में महत्वपूर्ण है, ठीक, इसीलिए बॉक्स बनाकर अपन ने लिखी है, चाहो तो अब लिख लो इसे। अब सुनना है बेटा काव्या कि मैंने क्या कहा कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट को लेकर SS2 के 8वें पॉइंट में दैट इज वोटिंग थ्रू ई मीन्स, 9वें पॉइंट में दैट इज पोल, और 16वें पॉइंट में दैट इज पोस्टल में एक कॉमन प्रोविजन है। कौन सा प्रोविजन? कॉमन प्रोविजन कि डिक्लेरेशन कैसे किया जाए, तीनों में समान है। तो मैंने फिर अलग अलग सब में लिखवाया, एक जगह सबका लिख देंगे अपन, चाहे वोटिंग थ्रू ई मीन्स का हो, चाहे वो पोस्टल बैलेट का हो, चाहे वो पोल का हो। ठीक है, ये तीनों के फोटो खींचे मैं आपको भेज रहा हूं ताकि आपको ऐसा लगे कि मैं मन से तो कुछ भी नहीं बोल रहा। देखिए आए होंगे आपके ग्रुप पे। एक और ग्रुप है ना नया बच्चों का, एक नहीं आया तो किस पे है मिलन? फिर इसके मोबाइल से देख ले अभी। देख, एक 9.5.2 है मतलब पोल का है, अरे बोलो 8.6.2 है मतलब वोटिंग थ्रू ई मीन्स का है, और एक है 16.6.2। बोलो। हाँ प्रियांशी निकल जा बेटी, तो वैसे भी बिना ऐसे बोल के भी चली जाती, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखिएगा जरा क्या कहा गया इन तीनों पॉइंट में, सब में कॉमन बात की गई है। द रिजल्ट ऑफ द पोल, अब मैं 9th पॉइंट पढ़ रहा हूं, 9.5.2, with detail of number of votes cast for against the resolution, for and against मतलब फेवर में और invalid votes, whether resolution has been carried out or not shall be displayed for at least, on whether the resolution has been carried out or not shall be displayed for at least 3 days on notice board of the company at the registered office and its head office as well as, बरोबर है, रेजोल्यूशन पास हुआ कि फेल, कितने वोट्स फेवर में, कितने वोट अगेंस्ट में, कितने इनवैलिड, बोलो भैया। तीन दिन तक रजिस्टर्ड ऑफिस पर, नोटिस बोर्ड पर, हेड ऑफिस पर और कॉर्पोरेट ऑफिस पर। इफ एनी, if such office is situated elsewhere, in case of companies having website, also on the website as well। कहां registered office and its head office as well as, बरोबर, हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस और वेबसाइट पे भी सेम बात। वापस से पोल में देखो, वोटिंग थ्रू ई मीन्स में, द रिजल्ट ऑफ vote cast for against the resolution, invalid votes, whether resolution has been carried out or not shall be displayed for at least on the notice board of company, at its register office, its head office as well as, if any, if such office is situated elsewhere। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और है तो कॉर्पोरेट ऑफिस पर भी लिखना पड़ेगा। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉर्पोरेट ऑफिस, हेड ऑफिस एक ही है तो एक ही जगह लगा दो, पर अगर अलग अलग है तो सब जगह अलग अलग। मेरी बात समझिए, वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी,
अगला तीसरा पोस्टल बैलेट, द रिजल्ट्स ऑफ votes, resolution invalid vote, whether has been carried out or not, scrutinizer report shall be displayed for at least 3 days. Registered office, head office as well as, आ गई क्या बात समझ में? क्या बोलो भाई, सहमत हो? हाँ कि ना? डन। तो कॉमन था तो मैंने हर जगह लिखवाया नहीं है, सब जगह एक साथ, ठीक है। अब कोई महत्वपूर्ण भी नहीं है पर है तो लिखना ही है। करेक्ट। दोस्त हार्दिक फ्रॉम हरसोद, बरोबर। तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बरोबर लिखिएगा। चाहत नागर, बोलू बेटी? The results of voting through e-means, result of voting through e-means, कॉमा या कॉमा मत लगाओ, ऑब्लिक पोल, ऑब्लिक पोस्टल बैलेट, ऑब्लिक पोल, ऑब्लिक पोस्टल बैलेट, सबके लिए कॉमन है ना ये। इंक्लूडिंग votes casted in favor comma against in favor comma against the resolution, comma invalid votes, and whether resolution has been carried out or not, shall be hosted on notice board for at least 3 days, बॉल पेन चेंज करके लिख लेंगे, for at least 3 days, at 88 RO, comma head office HO, RO, comma HO and कॉर्पोरेट ऑफिस। सीओ तो होता नहीं है, एचओ तो बोलते हैं, आरओ भी बोलते हैं, सीओ बोलते नहीं है, तो कॉर्पोरेट ऑफिस, कॉमा if situated at different place, ठीक है बात। यहां पर कहानी समाप्त। वो तो सब जगह ही लिखा हुआ है, लिख ले एक लाइन और, एंड हाँ लिख ले आगे, सच रिजल्ट shall also be hosted on website of the company, such result shall also be hosted on website of the company। बताओ भाई, खत्म।
अब मेरा कहना है कि यहां पर 110 तक निर्णय ले लिए, ठीक है। अब अपने को जो बात करनी है वो छोटे छोटे सेक्शन है 117 तक। कहां तक? फिर 118 119 काम के हैं, फिर सीधे 121 और 22 और चैप्टर समाप्त, ठीक है। खुश गोयल, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? सेक्शन 112 और 113। सेक्शन 112 और 113। सिद्धवानी है मौजूद? देव सिद्धवानी, अब ऐसा तो है नहीं कि इसका जिक्र नहीं हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि इसका जिक्र नहीं हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट है और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है, दीक्षा परमार। कहां डिस्कस किया इसे? बिल्कुल सही, सबसे पहला पॉइंट था कोरम में कि ये अगर मौजूद होते हैं तो इन्हें कोरम में काउंट किया जाएगा, और ये जितनों को रिप्रेजेंट करते हैं उतनों को काउंट किया जाएगा। मैंने एक अंतर भी बताया था प्रॉक्सी में और अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव में। मैंने कहा था अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव वो है जो चाहकर भी, जिसका जो मेंबर है वो चाहकर भी नहीं आ सकता, तो वो जिसको अपॉइंट करेगा वो है अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। जो आ सकता है पर आ नहीं पा रहा है, तो वो जिसको अपॉइंट करेगा वो प्रॉक्सी होगा। ये बातचीत मैंने करी थी। तो जहां जहां भी अभी बातचीत हुई है रचित गौर कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए या बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, तो आखिर उस रिप्रेजेंटेशन से मेरा क्या अभिप्राय है, कैसे वो अपॉइंट होगा रिप्रेजेंटेटिव, हम उसकी बात कर रहे हैं। करेक्ट है? सुनिए, उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से, फिर लिखिएगा। एग्जाम में अलग से नहीं आते, एग्जाम में अलग से अगर आएंगे तो मिक्स होके आएंगे। किसके साथ? 103 के साथ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के रूप में। अदरवाइज 112 और 113 इज नॉट समथिंग विच कैन बी सेपरेटली आस्क्ड इन द एग्जाम बिकॉज दे हैव द नंबर ऑफ गुड क्वेश्चंस। तो वहां तक आएंगे नहीं वो, यहां तक वो आएंगे नहीं कि सेपरेटली पूछे, मिक्स होके ही आएगा प्रश्न। तो बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, पर प्रोविजन है तो पढ़ना है। अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी कंपनी का मेंबर है, प्रेसिडेंट या किसी कंपनी का मेंबर है, ठीक, तो ऐसी दशा में प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा किसी व्यक्ति को ऑथोराइज किया जा सकता है, ठीक, टू अटेंड एंड वोट इन दी जनरल मीटिंग। ठीक है, जनरल मीटिंग के लिए एक शब्द यूज होता है मीटिंग ऑफ द कंपनी। क्या शब्द यूज होता है? ध्यान रहेगा, मीटिंग ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू जनरल मीटिंग। कोई बोले कि मीटिंग ऑफ द कंपनी का क्या मतलब है, तो इट इज मीटिंग ऑफ अ मतलब जनरल मीटिंग, बरोबर है। तो अगर कंपनी का कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर मेंबर है तो वो किसी को ऑथोराइज कर सकता है टू अटेंड एंड वोट इन द जनरल मीटिंग। इस व्यक्ति को जब ऑथोराइज किया जाता है, ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, ही शैल हैव ऑल राइट्स ऑफ मेंबर। ही शैल हैव मतलब सबके सब, इंक्लूडिंग राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। हमारी बात समझो, मतलब अगर ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव तो मेंबर ही है, अगर वो नहीं जा पा रहा है, वो जाएगा, वो तो मेंबर ही जा रहा है, कोरम में भी काउंट होगा। वो अगर नहीं जा पाए तो वो भी अपना प्रॉक्सी अपॉइंट। आई बात समझ में? कही
अरे बोलो। श्रुति शर्मा फ्रॉम देवास। क्या कहा मैंने कि अगर किसी कंपनी में प्रेसिडेंट या गवर्नर मेंबर है तो कंपनी की मीटिंग मतलब मीटिंग ऑफ मेंबर्स, दैट इज जनरल मीटिंग, मीटिंग ऑफ कंपनी, उसमें यह प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी को ऑथोराइज कर सकता है टू अटेंड एंड वोट इन दी मीटिंग, एंड सच रिप्रेजेंटेटिव शैल हैव ऑल राइट्स ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग राइट टू वोट एंड अपॉइंट प्रॉक्सी। ये 112 है। अब बॉडी कॉर्पोरेट किसी कंपनी की मेंबर है या इवन क्रेडिटर है, ध्यान रखिएगा, या तो मेंबर है या, और उस कंपनी के मेंबर्स की मीटिंग है, मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी या मीटिंग ऑफ द कंपनी, या क्रेडिटर्स की मीटिंग है, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वहां पे, तो जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, पर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स किसी को ऑथोराइज करे टू वोट एंड अटेंड इन दी मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर्स, और इस रिप्रेजेंटेटिव के सारे अधिकार होंगे इंक्लूडिंग राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी। आई बात समझ में? ये 112 और 113 है, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे खास बात अगर जरूर तुम्हें मन में आए सवाल, पहले पढ़ लो फिर पूछना। कि सर एक प्रेसिडेंट और गवर्नर मेंबर हो सकते हैं क्या? किसने प्रश्न पूछा ये? हमारे सबसे खास मित्र कौन? हार्दिक हर्षोत। ठीक, इसका प्रश्न है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर कैसे मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसने पूछा तो सबके मन में सवाल आया। अगला सवाल किसके? खुशहाल कुमावत के, क्योंकि बचा ही है, चश्मा लगा हुआ है इसको भी। ठीक है, कि साहब कैसे, आखिर क्यों प्रेसिडेंट और गवर्नर मेंबर बना? मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट कंपनी कब बनती है? 2 मिनट, एक एक है ना, एक एक कोई भी, हाँ भैया आप बताएं, गुर्जर साहब बैठ जा, बैठ, हाँ ऐसे बता दे। या दोनों के पास कॉम्बिनेशन में, सही बोल रहा है तू, करेक्ट। 51% पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट या, अब सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी तो प्रश्न है वो किसके नाम पर होंगे? आर्टिकल 299 पढ़ो भारतीय संविधान का। आर्टिकल 299 भारतीय संविधान पढ़िए जरा। आई बात समझ में कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर खरीदे तो कहीं का नाम पे रहेगा? आई बात समझ में? तो मोर और लेस इसका यूज कहां है? गवर्नमेंट कंपनियों में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट रख रही है या स्टेट गवर्नमेंट, और इनके नाम किसके हैं? प्रेसिडेंट या, तो वहां पर इनको ऑथोराइज करना का प्रावधान है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो ये प्रश्न किसका था? हार्दिक हर्षोत का। मैंने जवाब दे दिया। ठीक है भाई, बोल दोस्त। ठीक, तो देखो जरा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट इज द केस में भी, इफ ही इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, जो कब हो सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग है या स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग है, तो करेक्ट ना? may appoint such person as it think fit to act as he is at the meeting of the company, जिसे हम क्या कहते हैं? और at any meeting of class of members, जिसे हम क्या कहेंगे? क्लास मीटिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Person so appointed shall be deemed to be member of such company and shall be entitled to exercise the same rights and powers, including right to vote by,
आई बात समझ में? समस्त पावर मतलब जो एक प्रेसिडेंट और गवर्नर के थे। सेम विद दी कंपनी, बस कंपनी के लिए एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, यहां क्रिएटर्स की मीटिंग होगी तो भी ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट अगर मेंबर है, ठीक है, इफ इट इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, कौन? बॉडी कॉर्पोरेट। बोलो। विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, बाय या तो बोर्ड के रेजोल्यूशन से या कोई अदर गवर्निंग बॉडी जैसे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स या अदरवाइज किसी को ऑथोराइज कर सकते हैं टू अटेंड द मीटिंग और क्लास ऑफ मेंबर्स। इफ बॉडी कॉर्पोरेट इज अ क्रिएटर इंक्लूडिंग डिबेंचर होल्डर, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या गवर्निंग बॉडी के रेजोल्यूशन से ऑथोराइज कर सकते हैं मीटिंग ऑफ क्रिएटर्स को अटेंड करने के लिए, ठीक है। So appointed under subsection 1 shall have all rights and powers including right to appoint proxy and vote by postal ballot। जैसे बॉडी कॉर्पोरेट अगर इंडिविजुअल होता तो उसके क्या अधिकार होते, वैसे इस रिप्रेजेंटेटिव को भी अधिकार होंगे। समाप्त। सबसे खास मुद्दा आप समझो कि डिसीजन मेकिंग में नोटिस, कोरम, चेयरपर्सन की मौजूदगी, प्रॉक्सी, वोट्स कास्ट होने के बाद जो आता है वो होता है 114। कौन सा? सबसे खास 114 सबसे खास है ये, और बहुत सारी चीजें ये क्लियर करेगा। पर इससे पहले कि अपन 114 पर बढ़े, पहले ये दोनों लिख लेते हैं, ठीक है भाई? बोलो। लिखे बेटा। इफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, 112 में लिखिएगा, इफ प्रेसिडेंट और गवर्नर is a member, if president or governor is a member of company, अब कैसे बन सकते हैं ये आपको बता दिया है, कॉमा, he may authorize any person authorize any person to act as his representative, to act as his representative in the meeting of company or meeting of class of members or meeting of class of members। पैराग्राफ चेंज। बोलो। such person shall have all right, such person shall have all right and power as available to a member, as available to a member including right to appoint proxy and to vote by postal ballot, and to vote by postal ballot। खत्म। दूसरे कॉलम में आओ।
चाहत नागर, where a body corporate is a member or is a creator, is a member or is a creator of any other company, of any other company, comma, the board of directors or governing body, the board of directors or governing body of such body corporate may appoint a person to act as representative, to act as representative in the meetings of company, comma, class of members, or in meetings of creators, full stop. ठीक है, पैराग्राफ चेंज. such representative shall have all power of individual creator or member, including right to appoint proxy, and to vote by postal ballot. क्या दीवार से तो नहीं मार रहा था ये मुक्का है? हाँ, नहीं तो कैसे लग गई है? भिन्न भिन्न प्रकार के व्यू मौजूद हैं कक्षा में. मतलब आप सोचो, क्या ध्यान ही नहीं है क्या? हाँ, ये बात खत्म हो गई 112 और 113 की. अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं ना, प्लीज कॉपियां किताबें बंद कर दिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मतलब. हाँ, आप तो बोलो, हम तो चाहते ही ये थे. कॉपी किताबें बंद करें और या तो यहीं सो जाए या घर जाके सो जाए. क्यों कुमावत सर, आपको कैसे पता चल जाता है? देखो दोस्तों, आप बात समझिएगा. मेंबर्स ने वोट कास्ट की है. अब चाहे वो काव्या पोस्टल बैलेट से वोट कास्ट हुए हो, काव्या फ्रॉम शिवपुरी, फ्रॉम ग्वालियर, कि ज्यादा दूर थोड़ी है. अच्छा दूर है, ठीक है.
तो काव्या फ्रॉम ग्वालियर, वोट कास्ट हुए चाहे शो ऑफ हैंड से, 1 शेयर होल्डर 1 वोट, चाहे पोल से 1 शेयर 1 वोट, चाहे वोटिंग थ्रू ई मीन से 1 शेयर 1 वोट, चाहे पोस्टल से 1 शेयर 1 वोट, इज द केस मे बी। मेंबर का प्रत्येक रेजोल्यूशन तभी पास माना जाएगा जब वो ओआर के रूप में पास हुआ हो। किस रूप में? एक्सेप्ट इन द केसेस जहां पर एक्ट ने चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि एसआर पास करो, एसआर पास करो, वहां पर निर्णय कैसे लिया जाएगा? अदरवाइज मेंबर का हर निर्णय कुमावत मेरा कहना है कि ओआर से ही लिया, और ओआर मतलब मैं बताऊंगा। करेक्ट है? मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर एसआर की आवश्यकता है तो एक्ट चिल्लाएगा, बताएगा? हाँ बताएगा। और अगर वो कुछ ना बोले, बस बोले कि मेंबर का डिसीजन चाहिए, तो ओआर से। हमारी बात समझ में आ रही गई? अब मैंने ये बात तो कह दी थी कि 2 डिसीजन मेकर हैं, एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक है members. तो members are having 2 ways to cast their vote. One is postal ballot and another one is general meeting. They have casted the vote. अब अपने को ये डिसाइड करना है कि जो रिजोल्यूशन था वो पास हुआ कि, तो पहला तो मेरा क्या कहना है कि एक्ट में क्लियर कट चिल्ला चिल्ला के बताया जाएगा कि एसआर लगेगा, एसआर लगेगा, एसआर लगेगा। वरना अगर कुछ नहीं लिखा है, बस ये लिखा है मेंबर का अप्रूवल चाहिए, तो ओआर। अदरवाइज चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मेंबर का अप्रूवल कैसे लेना है? एसआर से। अब आपको भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे कई पॉइंट्स बता भी सकता हूं। ठीक है, जैसे उठाइए सेक्शन नंबर 180, 180 मोबाइल में, कॉपी ही बंद करने को बोला है ना, तो मोबाइल तो चलाओ। ये बढ़िया है, पहले मोबाइल में सेक्शन थोड़ी ओपन होता, पहले इंस्टा, अरे ठीक है, फिर स्नैपचैट, वो भी ठीक है, फिर व्हाट्सएप भी, वो भी ठीक। अब आ जाओ एक्ट पे। हाँ, अब क्या बोल रहे हो आप? सेक्शन नंबर 180 मिलन डांगी, साफ साफ लिखा हुआ है उस पे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल अंडरटेक ओनली विथ दी एसआर। अरे लिखियो कहीं पक्को, तो चिल्ले ने बता रही हो, वो कहीं चिल्ले ने कि एसआर एसआर। अब 181 ओपन कर, अरे बेयर एक्ट में पढ़ कितनी बार समझाऊं यार, कोई एक बार वे तो समझ में आए। 181 चेक करो बेटी, एक एमएमजेसी का ऐप होता है किंजल, है ना, इनकी किताब देख ले लाल कलर की, वो डाउनलोड करना, ठीक है? क्या बोला मैंने? 181 देख, सब लिखा हुआ है कि वैसे तो आप पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट का 5% से ज्यादा कर नहीं सकते, करना चाहते हो तो अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन दी जनरल मीटिंग। अब ये नहीं लिखा कि बाय एसआर, तो मतलब बाय, आई बात समझ में? ओआर को आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, जहां जहां भी मेंबर के निर्णय की जरूरत है आप सिर्फ बता दें कि भैया मेंबर का अप्रूवल चाहिए। आपको ये नहीं बताना है भाई एसआर एसआर एसआर, पर अगर एसआर से जरूरत हो तो एक्ट चिल्ला चिल्ला कर बताएगा कि दिस रेजोल्यूशन इज टू बी पास ओनली बाय एसआर। आई बात समझ में? जैसे एक आध एग्जांपल और सुन, सेक्शन नंबर 61 को पहला पैराग्राफ पढ़, 61 का पहला पैराग्राफ। A limited company having share capital may alter its share capital by resolution pass in general meeting। बस खाली इतनी सी बात बोली। अब बाय रेजोल्यूशन पास इन द जनरल मीटिंग, या बाय डिसीजन इन द जनरल मीटिंग, या इन जनरल मीटिंग, तो इट इज ऑलवेज ओआर, क्योंकि लिखा हुआ, तो इट शैल ऑलवेज बी ओआर। अब 13 सबसेक्शन 1 पढ़ो मैडम। एक लाल कलर की किताब है, तुम लोग कब सीखोगे? डाउनलोड क्यों नहीं करते? तो फिर मुझसे करो ना। देखो लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 61, बरोबर। अ कंपनी में ऑल्टर इट्स एमओए बाय पासिंग एसआर। आई बात समझ में?
तो जब मेंबर का निर्णय एसआर से लेने की आवश्यकता होगी मेरे भाई कार्तिक पवार फ्रॉम खेतिया, बरोबर, तब आपको एसआर लेना है, वरना इन जनरल मेंबर का प्रत्येक रेजोल्यूशन किस रूप से पास होता है, करेक्ट है। तो कोई बोले ओआर तो समझ जाना मेंबर का निर्णय है, अगर कोई बोले एसआर तो समझ जाना मेंबर का निर्णय है, क्योंकि बोर्ड का जो निर्णय होता है वो ओआर और एसआर नाम से नहीं जाना जाता, वो बोर्ड रिजोल्यूशन नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो कोई बोल दे कि भैया ओआर पास करना है तो समझ लेना मेंबर का डिसीजन है, कोई बोल दे कि भैया एसआर पास करना है तो मेंबर का डिसीजन है, करेक्ट। बोर्ड का निर्णय ओआर और एसआर नहीं कहलाता, वो कहलाता है बोर्ड रिजोल्यूशन। आई बात समझ में? अब कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए वो तो एक्ट ही चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि ओआर चाहिए या एसआर चाहिए, बरोबर। अब अपने को जहां वोट्स कास्ट हुए हैं, चाहे खुद से, चाहे अगर प्रॉक्सी अलाउड है तो प्रॉक्सी से, चाहे शो ऑफ हैंड से, चाहे पोल से, चाहे वोटिंग थ्रू ई-मीन से, चाहे पोस्टल बैलेट से, इस केस में भी अपने को अब कब डिसाइड करना है कि ओआर पास हो गया और कब डिसाइड करना है कि एसआर पास हो गया, करेक्ट है। सबसे सरल तरीका है इसका, जो देसी है, जो सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूं, फिर मैं इसका ढंग का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि जो ढंग का तरीका है अपने को वही लिख के आना है, समझने के लिए तुम कितने भी देसी तरीके से समझ लो, पर लिखना थोड़ा ठीक ठीक ही है। जब फेवर में डाले गए वोट्स जो हैं 50% से ज्यादा हैं, वोट्स, चाहे आप शो ऑफ हैंड से आए, चाहे दक्ष पोल से आए, चाहे पोस्टल बैलेट से आए, चाहे वोटिंग, अगर 50% से ज्यादा वोट फेवर में है, क्या है, रिजोल्यूशन पास। 50% से ज्यादा वोट अगेंस्ट में तो रिजोल्यूशन फेल, बरोबर। बराबर बराबर है तो ना पास ना फेल, तो फिर चेयरपर्सन के पास एक कास्टिंग वोट होता है, क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं सेकेंड वोट। वो फिर जिस तरफ चाहे उस तरफ उस रिजोल्यूशन को ले जा सकता है, बराबर बराबर के केस में। अदरवाइज फेवर में डाले गए वोट अगर क्या है 50% से ज्यादा है, अर्थात अगेंस्ट में डाले गए वोट से ज्यादा है, ओआर पास हो गया। 50% से ज्यादा वोट फेवर में चाहिए। अगर एसआर पास करना है तो ध्यान रखिएगा 75% वोट्स फेवर में चाहिए। कितने? अगर 100 वोट आए हैं तो 75 वोट फेवर में चाहिए और 25 अगेंस्ट में, या 75 से ज्यादा चाहिए, तब एसआर पास होगा। क्लियर है ये बात? ये देसी बात थी। क्या बात है? देसी बात है कि 75% की कंसेंट मिल जाए तो एसआर, मोर देन 50 की मिल जाए तो ओआर, बरोबर। अब मुझे एक बात बताना, जहां एक्ट चिल्ला चिल्ला के बोलता है वहीं एसआर पास होता है, बोलो, वरना ओआर। तो अगर आप नोटिस भेज रहे हो तो चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ेगा ना कि इसको एसआर के रूप में पास करना है, तो मेंबर को कैसे पता चलेगा? ओआर के रूप में बताना जरूरी, पर एसआर के केस में आपको न सिर्फ क्या करना है 75% मेंबर्स की कंसर्न चाहिए, बल्कि एट द सेम टाइम आपको नोटिस में भी क्लियरली देना पड़ेगा कि इसे एसआर के रूप में पास करना है, क्योंकि एक्ट बोल रहा है, ठीक है। और ओआर में ऐसा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इंप्लाइड है। तीसरी कंडीशन, इसका भी नोटिस ड्यूली गिवन होना चाहिए, उसका भी नोटिस ड्यूली गिवन होना चाहिए, मतलब 21 क्लियर डेज का, या अगर शॉर्टर है तो रिक्वायरमेंट पूरी हो तो ही रिजोल्यूशन पास होंगे, वरना नहीं। क्लियर है ये बात? बोलो भाई। तो क्या समझा अपन ने कि वोट्स चाहे किसी भी तरीके से डले हों, चाहे पोस्टल बैलेट से डले हो, चाहे वोटिंग थ्रू ई-मीन से हो, चाहे शो ऑफ हैंड से हो, चाहे पोल से हो, करेक्ट। अगर एक्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि एसआर लगेगा मेंबर का, तो आपको एसआर पास करवाना पड़ेगा। अगर मैं उसने कुछ नहीं बोला तो इट इज एम्प्लाइड कि आपको ओआर की जरूरत है। ओआर और एसआर शब्द सिर्फ मेंबर के डिसीजन के लिए यूज किए जाते हैं, बोर्ड के लिए नहीं। उनके लिए जो शब्द यूज होता है वो है बोर्ड रिजोल्यूशन, करेक्ट। अब प्रश्न यह है कि एक्ट ने तो चिल्ला के बता दिया कि यहां ओआर लगेगा और यहां एसआर लगेगा, पर अपने को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है ओआर के लिए और एसआर के लिए? तो दोनों के लिए कॉमन है, नोटिस शैल बी ड्यूली
गिवन। एसआर के केस में चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा कि एसआर पास करो, क्योंकि मेंबर्स को भी पता नहीं है, ठीक है। ओआर के रूप में तो इंप्लाइड है। तीसरी रिक्वायरमेंट ओआर के रूप में क्या है, 50% से ज्यादा फेवर में, और एसआर के केस में 75% और मोर। टेक्निकली इसे क्या बोलते हैं, फेवर में डाले गए वोट अगेंस्ट में डाले गए वोट से ज्यादा है तो ओआर, और फेवर में डाले गए वोट अगेंस्ट में डाले गए वोट्स के 3 टाइम्स हैं तो एसआर है। आई बात समझ में? बोलो भाई, एक बार पढ़ो 114, ठीक है, किताब से, लाल किताब से, ठीक है, डाउनलोड कर ली हो तो। 114 सबसेक्शन 1 ओआर, 114 सबसेक्शन 2 एसआर। पढ़िएगा जरा एक बार। चेक करते तुम्हारा हाथ पहुंचे कि नहीं पहुंचे। चलो भाई आ जाओ, फटाफट पढ़ो तो इसको। A resolution shall be considered as OR, मान लिया जाएगा। सबसे पहला रिक्वायरमेंट, नोटिस हैज बीन ड्यूली गिवन, ठीक, एंड ये दूसरी रिक्वायरमेंट, वोट कास्टेड वेदर बाय शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिकली पोल या फिर बाय पोस्टल बैलेट एज द केस में भी, खुद से या प्रॉक्सी जहां अलाउड है उसके माध्यम से। वोट जो फेवर में है, ठीक, इंक्लूडिंग कास्टिंग वोट अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि बराबर बराबर के केस में अगेंस्ट में डाले गए वोट से ज्यादा है, मतलब कितने हैं, मोर देन 50%। अरे बोलो हाँ कि ना, अगेंस्ट में डाले गए वोट से ज्यादा है तो अगेंस्ट में कितने हो सकते हैं, 49 या 49 पॉइंट कुछ, बोलिए। तो अगर 50% से ज्यादा की कंसेंट मिल गई तो डेफिनेटली वो अगेंस्ट में डाले गए वोट से ज्यादा ही है, बरोबर। बराबर बराबर हो तो कास्टिंग वोट भी काउंट करेंगे, वरना नहीं। यहां पर अगर एसआर के रूप में पास करना है तो देखो, पहले रिक्वायरमेंट नोटिस हैज बीन ड्यूली गिवन, दूसरी वोट कास्टेड इन फेवर बाय शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिकली ऑन पोल, ठीक है। यहां कास्टिंग वोट नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहां
50-50 जैसी सिचुएशन आएगी नहीं। फेवर में डालेंगे वोट्स, अगेंस्ट में डालेंगे वोट्स कितने हैं, अर्थात 75% और मोर। ठीक है, तो यहां और मोर पे ही क्या हो जाता है, रेजोल्यूशन पास हो जाता है। आई बात समझ में क्या? यहां पर कास्टिंग वोट नहीं है, जबकि यहां पे कास्टिंग वोट है। रीजन, यहां पर बराबर बराबर की सिचुएशन हो सकती है। यहां पर तो अपन ऑलरेडी बराबर की सिचुएशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं 3 टाइम्स की। अगर हैं तो पास, नहीं है तो फेल। एक और रिक्वायरमेंट है यहां कि आपको एसआर पास करना है, तो ये बताना नोटिस में चिल्ला चिल्ला कर। ठीक है दोस्त, अब तुझे याद है जब तू छोटा था ना, तो ईजीएम बाय रिक्विजिशन में जहां रूल नंबर 17 था, उसके देख तीसरे या चौथे पॉइंट में लिखवा रखा है, पलटा जरा पेज, सेक्शन नंबर 100। कुमावत पलटा तो तू ऐसे रहा है जिससे तू आया ही होगा उस दिन। सर मैं सीएल में तो रोज आ रहा हूं दोपहर में। तीसरे या चौथे पॉइंट में लिखवाया है कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो 114 सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? वो तो मैं याद रखने आऊं, कहीं करूं? हाँ, पैसा बड़ी बात का है, याद रखवागा। सर आप पे रटी हुए? हाँ 100% लिखवाया होगा वहां, एस आर इज टू बी पास, देन 114 सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। मिलियो या भाई सके खाली 114 बोल दिए हुए? ठीक है, पर बोला तो होगा ना, सबसेक्शन 2 कर लो उसको, सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। 114 सबसेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? बोलो, ऑनलाइन जितने भी बच्चे हैं क्लियर है ये? तो बताओ, मेंबर का प्रत्येक निर्णय कैसे लिया जाएगा? जब तक अदरवाइज ना बताया जाए तब तक हमेशा ओआर से। कब ओआर से पास होगा? जब 50% से ज्यादा वोट फेवर में आ जाएं तो क्या होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास। जब 75% और मोर फेवर में आ जाए तो एसआर पास। आई बात समझ में? पक्का? अब बस आप वोट्स काउंट करो, कैसे? शो ऑफ हैंड से, कैसे? पोल से, कैसे? पोस्टल बैलेट से, कैसे? ई वोटिंग से, बरोबर? उसके खुद के, अगर प्रॉक्सी अलाउड है तो प्रॉक्सी के, बरोबर? अगर ओआर का केस है तो कास्टिंग वोट भी काउंट करो और बताओ कि 50% से ज्यादा है कि नहीं है। करेक्ट है? बोलो। अब इससे पहले कि अपन लिखें, एक आध एग्जाम्पल देखना, फिर बताना मुझे। सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करना। 100 मेंबर हैं कंपनी में, कितने? 50 मेंबर मीटिंग में आए, ठीक है? 50 मेंबर मीटिंग में आए, 20 ने फेवर में वोट दिया, ठीक? दस ने अगेंस्ट वोट दिया। आपसे पूछा जा रहा है कि एसआर पास हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। एसआर पूछ रहे हैं, आप ये मत बताओ कि ओआर पास हुआ, आप तो ये बोलो एसआर पास हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि देखो, 30 का 75% नहीं निकालना है, ये तो देसी तरीका है। आपको ये निकालना है कि 10 के 3 टाइम्स है क्या, तो इट वुड हैव बीन अ बेटर मेथड। तो चाहिए कितने थे? 30 फेवर में आए, कितने खाली? एसआर पास नहीं हुआ। हमारी बात समझ में आ रही है? आप 30 का 75% कैलकुलेट करवाने मत बैठ जाओ कि 30 को 75 कहीं आ रहे हो, या फिर चेक करो कि भैया ये 20 का बराबर है कि नहीं है। तो 30 का 75% कैलकुलेट करने में 2 मिनट खा गए आप, इतना थोड़ी टाइम है।
एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है 75%। देखो ये तो मैंने कहा ना मेरा देसी तरीका है और हर टीचर का देसी तरीका है कि 50% ज्यादा वोट आ जाए तो वो 75% और मोर आ जाए तो ऐसा रहे। ये तो देसी है। जैसे मैंने बोला ना 1 शेयर 1 वोट, ये देसी है। 1 शेयर होल्डर 1 वोट, ये भी देसी है। एग्जैक्टली जब सेक्शन 47 पढ़ाऊंगा तो एग्जैक्ट पढ़ाऊंगा कि प्रोविजन क्या है। तो समझने के लिए ये तरीका ठीक है, क्योंकि समझने के लिए तो लाल बटे कक्का भी था। लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, कुछ होता था ना ऐसा। अरे ये ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री बोलते थे ना उसको, क्या बोलेंगे, साइन कॉस थीटा की ज्योमेट्री होगा ये। उसी में था क्या साइन? ये लाल बटे कक्का कहां था? अरे भूल गए हम तो, ट्रिग्नोमेट्री में ही था ना। तो हमने तो वही ऐसे ही पढ़ा था, याद ही कैसे रहे ने तो वो। हाँ, हमारे सर ने ऐसे ही याद करवाया था वो। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, चाहत नागर, गौर फरमाइएगा। फेवर में आए 12, अगेंस्ट में आए 8। बताइए एस आर पास हुआ क्या? ओ आर पास हुआ? हाँ ओ आर, हाँ एस आर ना। ठीक है, डन। जितने वोट्स आए हैं फेवर में, जितने अगेंस्ट में, उनका कंपैरिजन बिठाओ। अगर फेवर में डाले गए वोट अगेंस्ट में डाले गए वोट से ज्यादा ओ आर, फेवर में डाले गए वोट अगेंस्ट में डाले गए के तो ऐसा है, खत्म। डन, चलो लिख लें। बहुत बढ़िया। अब कल का लेक्चर छोड़िएगा मत सर, हम तो वैसे भी नहीं छोड़ रहे क्लासेस। क्लासेस में तो हैं पर क्लासेस में नहीं। क्लासेस में तो हैं पर, हाँ। और मनवा तू तो बाबुरा है। ठीक, मेंटली अपसेंट, और गजब बात कर दी थे युवराज, समझ गया तू। मतलब मेरे पास एक लम्हा ना हो। पहली रिक्वायरमेंट, नोटिस हैज बीन ड्यूली गिवन। इधर लिख दो सेम। ठीक, दूसरी रिक्वायरमेंट, नॉट अप्लीकेबल। इधर नोटिस कॉलिंग मीटिंग shall specify that resolution is to be passed as SR। क्यों लिखना पड़ता है ये अलग से? क्योंकि एट को भी लिखना पड़ता है अलग से है। आई बात समझ में? अरे बोलो। अब तीसरी रिक्वायरमेंट, वोट्स कास्टेड इन फेवर whether by show of hands, by poll, by voting through e-means, by member और प्रॉक्सी, और बाय पोस्टल
ballot, whether by show of hands, by poll, by voting through means, by member or by proxy, or by postal ballot, including casting vote of chairperson, exceeds votes casted against the resolution. Including casting vote of chairperson exceeds vote casted against the, तो इसे क्या पास कहेंगे? और अब देखो वापस इधर, वोट्स कास्टेड इन फेवर, whether by show of hands, by E means, by member, or by proxy, by postal ballot. ठीक है, ये वाली लाइन यहां नहीं आएगी, ये डिफरेंस रखिएगा. इंक्लूडिंग कास्टिंग वोट कटेगा, यहां नहीं आता. ये is 3 times of votes casted against it. आई बात समझ में क्या? क्यों वहां पे कास्टिंग वोट होता है? क्योंकि वहां बराबर बराबर की सिचुएशन पे पॉसिबल है कि ना फेवर में आया हो ना अगेंस्ट में आया हो. यहां पर ऐसा संभव नहीं है, या तो हाँ में ही आएगा या ना में. ऐसा नहीं आएगा कि जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं. ठीक है, ध्यान रहेगा. इसके सामने दूसरी रिक्वायरमेंट लिखना बेटी, यहां पे लिख नॉन अप्लीकेबल. ठीक है, उसके सामने लिखना फिर दूसरे नंबर की. मैंने तो बिल्कुल वैसे ही लिखा है, देख. फिर लिखने में क्यों गलती? ये देख, 2 2 बता मेरे भाई नरेश के बरोबर कही. ये सब अगर अपन शुरू से कर ला नहीं लिखवा से पहला तो सही 60 आए, बिल्कुल सही 60. अच्छा ठीक है. अभी नहीं छोड़, अभी नहीं करना, वो छोड़ मतलब है ही नहीं, वो गलती है उस सेक्शन में. एक्ट में मिस्टेक है बेटा. पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूं पर वो सेक्शन 111 गलत है. ठीक है, क्या सर प्रत्येक मेंबर का रिजोल्यूशन सिर्फ इन रिक्वायरमेंट से पूरी करें तो काम हो जाएगा? जैसे नोटिस में चिल्ला चिल्ला कर बताना कि रिजोल्यूशन एसआर के रूप में पास हुआ और फेवर में डाले गए वोट्स, बाकी की रिक्वायरमेंट भी पूरी की, नोटिस प्रॉपर दिया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया, कोरम देखी, सब कुछ किया. तो इतनी रिक्वायरमेंट पूरी करने पर काम हो जाएगा? मेरा कहना है कि आरव
वैसे तो हो जाएगा, वैसे तो हो जाएगा। पोस्टर ब्लड की रिक्वायरमेंट पूरी कर लो या नोटिस, कोरम, चेयरपर्सन, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर लो, हो जाएगा वैसे तो। पर कुछ ऐसे रेजोल्यूशन है जहां सिर्फ कार्तिक पवार फ्रॉम खेतिया सिर्फ ओआर और एसआर की रिक्वायरमेंट पूरी कर देने से काम नहीं चलेगा। सेक्शन नंबर 115 का मार्जिनल नोट पढ़ो। 115 का मार्जिनल नोट, मार्जिनल नोट मतलब हेडिंग। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, मतलब ये सब तो है, ये सब तो, पर स्पेशल नोटिस की भी आवश्यकता है। क्या है? अब अपने को समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से रिजोल्यूशन है जिस पर स्पेशल नोटिस की रिक्वायरमेंट है। अगर है तो स्पेशल नोटिस के रूप में मुझे क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो सिर्फ ओआर और एसआर पास करने देने से वो रिजोल्यूशन पास? कुछ ऐसे रेजोल्यूशन है एक्ट में जो डेफिनेटली मेंबर के ही है, पर उनमें आपको स्पेशल नोटिस भी देना पड़ता है। खाली 114 की रिक्वायरमेंट कुमावत पूरी कर देने से काम नहीं होता, काम नहीं होता। आई बात समझ में? सेक्शन नंबर 115 हेडिंग डाल, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, रूल नंबर कौन सा आना चाहिए अगर आए तो इसके साथ? 23। कौन से रूल्स का? एमजीटी रूल्स का। बच्चे समझदार बहते जा रहे रे, संगत को असर है। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, सेक्शन 115, रीड अलोंग विद रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 आई बात समझ में? कई ठीक है? अरे बोलो भैया, पक्कू पक्कू। चलिए, आज के लिए सभा समाप्त। 5 मिनट पहले ही खुश हो जाओ यार, जाओ। कचरा तो
सही में ऐसा लगता है। नए हार्ट ला दूंगा आपके लिए तो।